नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 अहम जानकारियां हैं, जैसे आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 8वां पे कमीशन में अब मेमोरेंडम सबमिट करने का समय निकल चुका है। जितने भी मेमोरेंडम सबमिट होने हैं वो सबमिट हो चुके हैं। तो उन सभी मेमोरेंडम्स को हम अगर इकट्ठा करें तो प्रपोजल्स का जो एक निचोड़ हम निकाल सकते हैं, वो निचोड़ आगे मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, कि अब किन किन मुद्दों को लेकर के पे कमीशन हमारा पेमेंट या पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के रिकमेंडेशन कर सकता है, उसका एक खाका आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेंशन 7वें पे कमीशन में तो सही सही रिवाइज हो गया, लेकिन हो सकता है छठा पे कमीशन में आपको सही पेंशन ना मिला हो। जी हां, हूबहू ऐसा ही एक केस आगे आपको समझाऊंगा, जिसमें से छठे पे कमीशन से पहले के अगर आप रिटायरी हैं तो आपके लिए यह जानकारी अहम जानकारी होने वाली है दोस्तों। इसके साथ ही साथ 50% डीए मर्ज वाली खबर तो अफवाह थी, जो फैल गई, जो आप तक भी पहुंच गई। बहुत सारे पेंशनर्स या कर्मचारी या लाभार्थियों को इसको लेकर के असमंजस का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग भरोसा भी करने लग गए थे कि 50% मर्ज हो चुका है, लेकिन खैर 50% मर्ज हो ना हो, लेकिन 60% डीए जरूर मर्ज होगा। इसको लेकर आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पेंशनर्स को सावधान होने की जरूरत है। अगर सावधान नहीं होंगे तो आपकी गाढ़ी कमाई का पेंशन खाते से, आपके अकाउंट से पैसे फुर हो जाएंगे। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है, जिसमें 11 लाख रुपए का चपत लगा दिया गया है। इसलिए सावधान रहें, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, पेंशनर के जागरूकता से अब मिलने जा रहा है छठे पे कमीशन का सही पेंशन का एरियर। जी हाँ दोस्तों, यह भी देखा गया है कि छठा पे कमीशन पेंशनर का रिवाइज हुआ ही नहीं, लेकिन 7वां पे कमीशन रिवाइज हो गया। जी हां, आपको आज आगे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एक रेलवे की पेंशनर है दोस्तों, जिनका नाम लक्ष्मी देवी सक्सेना जी है। उनके हस्बैंड के मृत्यु के बाद वो काफी उम्र दराज वाली हैं, उनको फैमिली पेंशन मिल रहा है, लेकिन उनको तो खैर जानकारी नहीं थी। लेकिन उनके पोते पोती को मैं शाबाशी देना चाहता हूं कि ऐसे पेंशनर के बच्चों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं, जो अपने दादा दादी माता पिता का पेंशन को चेक करते हैं और उनका जो अधिकार है वो हासिल करने में उनकी मदद करते हैं। तो ऐसा ही एक केस है, जिसमें आप देखिए, इन पेंशनर को छठे पे कमीशन के दौरान जो पेंशन मिला वो 6,050 रुपए मिला, लेकिन जैसे ही 7वां पे कमीशन रिवाइज हो गया, उनका पेंशन 19,866 हो गया। अब 6,050 से 19,866 कैसे हुआ? देखिए, 6,050 उनको पेंशन मिल रहा था, उसको 7वां पे कमीशन में 2.57 का मल्टीप्लीकेशन हम लगाते हैं तो ये तो जाकर के 15,549 होना चाहिए। तो ऐसे में या तो फिर इनको ये ज्यादा पेंशन मिल रहा है, या तो फिर छठे पे कमीशन में कम मिला था। तो जब चीजों को छानबीन किया गया, तब पता चलता है कि उनको छठे पे कमीशन में जो 6,050 मिला था, उसके बजाय उनका पेंशन रिवाइज होकर के 7,730 रुपए हो चुका था। 7,730 रुपए हो चुका था। इसी वजह से 7,730 में जब 2.57 का मल्टीप्लीकेशन लगाया गया, तब जाकर के पेंशन 19,866 बना है। तो ये जो 7 सीपीसी का रिवीजन है 19,866, ये 7,730 में लगना था। तो छठे पे कमीशन के दौरान तो उनको ये मिलता रहा। तो अब जब जैसे ही बच्चे जागरूक हुए, बच्चों ने मेरे साथ संपर्क किया, फिर जब चेक करके हमने ये पाया कि उनका जो जनवरी 2006 से लेकर दिसंबर 2015 तक का रिवीजन गलत हुआ है, यानी कि रिवीजन हुआ ही नहीं। 7,730 के हिसाब से उनको दिया ही नहीं गया। उस पीरियड में 6,050 रुपए के रेट से दिया और चुपके से 7वें पे कमीशन में सीधा 7,730 में 2.57 लगा करके 19,866 दिया। तो उनका अब 7,730 रुपए रिवाइज होने वाला है 6 सीपीसी का एक्चुअल पेंशन। इसको लेकर जो डॉक्यूमेंट अभी सामने आए हैं उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर जो ये उत्तर मध्य रेलवे का आप लेटर देख पा रहे हैं, ये लेटर तब जारी हुआ जब पेंशनर के बच्चों ने सही गाइडलाइन के साथ सीपेन ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला और उनका ग्रीवेंस आगे प्रोसेस हुआ और छठा पे कमीशन का पेंशन रिवीजन अब 2026 में जाके होने जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। 7वां पे कमीशन तो सही हिसाब से रिवाइज करके दे दिया, लेकिन छठा पे कमीशन का पेंशन उनको सही नहीं दिया गया। अब देखिए, इस लेटर में पेंशनर को यह जानकारी दी गई है, उपरोक्त विषयागत प्रकरण के संबंध में सूचित किया जाता है कि
लोक शिकायत निदेशालय नई दिल्ली एवं खिड़की प्रकोष्ठ के माध्यम से 6वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि आपके पक्ष में 6वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन संशोधन हेतु गणना सीट लेखा विभाग को भेज दी गई है। लेखा विभाग द्वारा संशोधित पीपीओ जारी कर आपके संबंधित बैंक तथा आपको प्रेषित किया जाएगा। देखिए, ये जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई थी। अब इसके बाद तुरंत दूसरा लेटर, ये देखिए, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने दूसरा लेटर 15 जून को ही जारी किया और इसमें देखिए उनको पेंशन 6,050 रुपए दे रहे थे, जबकि उनका पेंशन उनको मिलना था छठे पे कमीशन के रेट में 7,730 रुपए, जो कि पहले उनको गलत पेंशन दिया गया था। उनका 7वां पे कमीशन तो 7,730 के हिसाब से रिवाइज कर दिया, लेकिन छठे पे कमीशन के ड्यूरेशन में 7,730 रुपए ना दे करके 6,050 रुपए ही दिया गया। तो इसी का केस चला। अभी सी पेनग्राम्स में ग्रीवेंस डालने के बाद पेंशनर के जागरूक बच्चों ने, उनके पोते पोती का काम है ये, उन्होंने अपने दादी की मदद करते हुए अपने दादाजी का हक हासिल किया, जो कि एक काबिले तारीफ कदम है बच्चों द्वारा। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपके घर में भी अगर माता पिता, दादा दादी पेंशनर हैं तो उनकी मदद करें, उनका पेंशन का एंटाइटलमेंट चेक करें। खास करके पुराने पेंशनर्स के साथ ऐसे बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको लेकर के बच्चे अगर जागरूक हों, बच्चे अगर माता पिता दादा दादी की मदद करें तो ऐसे बहुत सारे एंटाइटलमेंट्स उनको मिलने के चांसेस बन सकते हैं। तो सक्सेना जी के जो बच्चे हैं, जो नाती नातिन, जो भी पोते पोती हैं, जिन्होंने ये कार्रवाई करवाया, ये बहुत ही काबिले तारीफ शाबाशी का काम किया है उन्होंने। चलिए, अब आगे आने वाले समय में बहुत जल्द उनको एरियर भी मिल जाएगा। अब अगली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का फाइनल प्रपोजल्स का निचोड़ देखें। किसने क्या मांगा पे कमीशन से? जी हां दोस्तों 8वां पे कमीशन का प्रपोजल सबमिट करने वाला, मेमोरेंडम सबमिट करने वाला विंडो बंद हो चुका है। ये 8वां पे कमीशन ने अपने वेबसाइट के जरिए जानकारी दी। तो ऐसे में बहुत सारी संस्थाओं ने 8वें पे कमीशन को अपने प्रपोजल सौंपे हैं, जिसमें से सैनिक पाठशाला की तरफ से मैंने भी प्रपोजल सौंपे हैं दोस्तों। मैंने इंडिविजुअली प्रपोजल सबमिट किया है, मेमोरेंडम सबमिट किया है। तो ऐसे में बड़ी बड़ी हमारी संस्थाओं का प्रपोजल तो सामने नहीं दिखाई दिया, जैसे आईईएसएल हो गया, आईईएसएम हो गए, ये पूर्व सैनिकों के बड़ी संस्थाएं हैं, रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। हो सकता है इन्होंने भी सबमिट किया है, लेकिन कहीं भी जो है पब्लिक डोमेन में इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जितने भी बाकी बड़ी संस्थाएं हैं जिन्होंने भी प्रपोजल सबमिट किया है, उनका पूरा निचोड़ एक प्रपोजल का मैं आपके पास एक चार्ट, एक पूरा टेबल लेके आया हूं, खाका लेके आया हूं, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्या प्रपोजल्स, यानी कि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में प्रमुख क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर रिकमेंडेशन सबमिट हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, और इनमें भी बहुत सारे छूटे हैं, 100% मैंने सबमिट यहां पर इंक्लूड नहीं किया। बहुत सारे और भी प्रपोजल्स हैं, छोटे मोटे और भी बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर हैं वो देखिए, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के जो जेसीएम है, ये पहला जो पॉइंट है जेसीएम की तरफ से, ये फिटमेंट फैक्टर 3.833 जेसीएम ने मांगा है। एफएनपीओ, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 3 की मांग की है। और आरएससीडब्ल्यूएस, रेलवे सुपर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी, इन्होंने कहा है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, बिल्कुल जस्टिफाइड होना चाहिए। आगे आरटीएसए, रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन, इन्होंने 2.92 से 4.38 तक की मांग की है। एफबीए ने इक्वल एमएसपी की, इक्वल जो है फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, सबका बराबर हो, किसी का ज्यादा किसी का कम ना हो। और वॉइस ने भी इक्वल की मांग की है, सबको बराबर होना चाहिए। अब ये रहा एसपीएस, यानी कि सैनिक पाठशाला। जी हां, मैंने भी अपना प्रपोजल जो सबमिट किया है, मैंने मांग किया है कि नीचे के लेवल के जो कर्मचारी हैं उनका फिटमेंट ज्यादा हो, ऊपर वालों का कम हो, ताकि जो गैप है, जो गैप एक होता है, उसकी अनुपात कम हो सके। चलिए, अब अगला मिनिमम बेसिक 69,000 की मांग की गई है जेसीएम द्वारा। एफएनपीओ ने 54,000 की मांग की है। इन्होंने कोई ऐसी खास मांग नहीं की है, इन्होंने इंक्रीज करने की मांग की है वॉइस ने। और मेरी तरफ से L5 से मिनिमम पेमेंट शुरू करने की मैंने मांग की है, यानी कि एक सिपाही का जो पेमेंट है वो लेवल 5 से शुरू हो, ये मांग की है। चलिए, अगला एनुअल इंक्रीमेंट, इनकी तरफ से 6% बढ़ोतरी की मांग है। एफएनपीओ ने 5% की मांग की है।
इनकी तरफ से कोई खास परसेंटेज की मांग नहीं है, मैंने भी 6% की मांग की है। चलिए दोस्तों, यहां सुनने में शायद ऐसा लगेगा कि आपके प्रपोजल को कौन पूछने वाला है, आपके मेमोरेंडम को कौन पूछने वाला है, लेकिन एक एक बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप मेरे जैसे अगर हजारों संख्या में अगर प्रपोजल सबमिट किए हैं, क्योंकि ये अपील हमने भी की थी, चारों तरफ से अपील की गई थी कि सबने मेमोरेंडम सबमिट करना है, तो एक एक इस तरीके के इंडिविजुअल प्रपोजल्स के भी महत्व होता है, वो आगे समय बताएगा। चलिए अब देखिए, एमएससीपी रिवीजन को लेकर के 6 साल 12 साल में आगे 18 24 30 इस तरीके से हर 6 साल में एमएससीपी रिवीजन की मांग जेसीएम ने की है, एफएनपीओ ने भी वही मांग की है, इनका कोई खास मांग नहीं है। आरटीएसए ने 1 जनवरी 2006 से एमएससीपी लागू करने की बात की है, जो सिविल के कर्मचारी हैं उनके लिए। आगे एफबीए का कोई खास एमएससीपी को लेकर के मांग नहीं है। जो वॉइस ने 10 5 10 और 15 साल में जो है एमएससीपी की मांग की है, और मैंने भी 5 10 से लेकर आगे 25 तक, यानी कि 5 एमएससीपी अपग्रेडेशन हो, 5 10 15 20 25 साल में, इतने साल की सर्विस में एक एमएससीपी का अपग्रेडेशन मिले, ये मेरी मांग थी। एडिशनल पेंशन दोस्तों 65 साल से शुरू करने की मांग है जेसीएम की, और एफएनपीओ की भी वही मांग है, यहां पर खास कोई ऐसा मांग नहीं है। एफबीए ने 60 साल से एमएससीपी शुरू एडिशनल पेंशन शुरू करने की मांग की है, वॉइस की तरफ से ऐसा कोई मांग है नहीं है, और मैंने भी 65 साल से ही शुरू करने की मांग की है। एफएमए इंक्रीज करना 5,000 रुपए की मांग की है जेसीएम ने, और इन्होंने भी मांग की है लेकिन पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बताया है, इन्होंने फैसिलिटीज बढ़ाने की बात की है, इन्होंने कुछ ऐसा डिमांड नहीं दिया है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी नहीं है। 5,000 रुपए की मांग मैंने की है। चलिए फैमिली यूनिट, 5 फैमिली यूनिट लेकर के पे कमीशन देने की मांग जेसीएम की है, एफएनपीओ की है, इन्होंने कोई खास पर्टिकुलरली फैमिली यूनिट के बारे में कोई मेंशन नहीं किया है, और मैंने भी 5 यूनिट की मांग की है। आगे देखिए, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को लेकर के 11 साल में कम्यूटेशन रिस्टोर करने की मांग हुई है, यहां नहीं है। इन्होंने 10 से 12 साल के बारे में कहा है, इन्होंने कुछ नहीं कहा है। एफबीए ने भी कम्यूटेशन का अवधि को कम करने की मांग की है, वॉइस के मेमोरेंडम में नहीं है, और मैंने भी कम करने की मांग की है। आगे पे लेवल मर्ज करना, जेसीएम ने मांग की है कि पे लेवल को मर्ज किया जाए, बाकी मांग नहीं है। पे लेवल अपग्रेड करने की मांग एफबीए की तरफ से हुई है, यानी कि सिपाही का पे लेवल 4 से शुरू करने की मांग हुई है, वॉइस में ऐसा कोई मेंशन नहीं है। फिर मैंने पे लेवल L5 से शुरू करने की मांग की है। आगे 50% डीए मर्ज को लेकर के जेसीएम ने मांग की है, एफएनपीओ ने मांग की है, इनके में कोई खास पर्टिकुलरली ऐसी मांग नहीं है, मैंने भी मांग की है। अब चलिए अगले और भी कुछ पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स हैं, देखिए इक्वल एमएसपी को लेकर के इनमें किसी में भी नहीं है। एफबीए ने मांग की है, वॉइस ने मांग की है, मेरी तरफ से भी ये मांग मौजूद है। डिसेबिलिटी पेंशन में समानता, एफबीए ने मांग की है, वॉइस ने भी इक्वल की मांग की है, मैंने भी मांग की है। आगे फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन को सुधारने की मांग है, एफबीए की है, वॉइस की भी बढ़ाने की मांग है, और सैनिक पाठशाला की तरफ से भी ये मांग है। ओआरओपी एनोमेलीज, ओआरओपी के विसंगतियां दूर करने का एफबीए का भी मांग है, पर्टिकुलरली बहुत सारे ओआरओपी की विसंगतियों को मेंशन किया गया है एफबीए के मेमोरेंडम में, और वॉइस ने भी अपने मेमोरेंडम में ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करने की जो है मांग रखी है। इसमें चाहे रिजर्विस्ट को पेंशन देना हो, ओआरओपी देना हो, चाहे प्रीमेच्योर को ओआरओपी देना हो, चाहे ओआरओपी से जुड़े हुए जैसे कि जेसीओ के पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, ऑनररी जो लेफ्टिनेंट कैप्टन है उनके पेमेंट में बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला, वो सारे मुद्दे भी इंक्लूड हैं इनके जो है मेमोरेंडम में, और मैंने भी ओआरओपी विसंगति की जो है दूर करने की मांग की है। बेनिफिट टू ऑनररी रैंक्स, ऑनररी रैंक्स को बेनिफिट मिले, यानी कि जो ऑनररी नायक होते हैं, ऑनररी हवलदार होते हैं, ऑनररी सूबेदार मेजर हैं, उनकी मांग इसमें मौजूद है, इसमें पर्टिकुलरली ऐसी कोई मांग नहीं है, और सैनिक पाठशाला में भी ये मांग मौजूद है। आगे एमएससीपी 2006 से पहले के रिटायरीज को एमएससीपी देने की मांग मैंने की है दोस्तों, ये मांग और किसी की तरफ से भी नहीं है। ग्रेड पे, ग्रेड पे जो 7वें पे कमीशन से पहले हुआ करता था उसको दोबारा लागू करने के लिए मैंने मांग उठाया है, क्योंकि ग्रेड पे अगर लागू होगा तो प्रमोशन होने के साथ साथ ग्रेड पे बढ़ने की वजह से फायदा मिलेगा। अगला दोस्तों एचआरए फॉर पेंशनर्स, ये जेसीएम ने भी की है, और ये मैंने भी इंक्लूड किया है सैनिक पाठशाला में। अब एलटीसी फॉर पेंशनर्स, एलटीसी फॉर पेंशनर्स मेरे मेमोरेंडम में मौजूद है,
बोनस, जो बोनस मिलता है वो कम से कम कर्मचारियों का हाफ मिले, ये सैनिक पाठशाला की डिमांड में है। ओएमजेसी रिपोर्ट, जो फर्स्ट ओआरओपी का जो ओएमजेसी के रिपोर्ट को लागू करने की मांग भी मैंने 8वें पे कमीशन में सबमिट किया है। उसके साथ साथ डीए फॉर्मूला बदलने की मांग जेसीएम ने की है, मेरे भी मेमोरेंडम में ये मौजूद है। इसके अलावा भी बाकी भी जो संस्थाएं हैं, इनके तरफ से, 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 इनके तरफ से और भी बहुत सारी मांगे हैं और भी डिमांड्स हैं। इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन उतने सारे डिमांड्स को मैंने इंक्लूड यहां नहीं किया। लगभग कुल मिलाकर के ये सारी प्रपोजल्स जो हैं 8वें पे कमीशन को गई हैं। अब इनमें से कितने प्रपोजल्स में 8वां पे कमीशन अपना रिकमेंडेशन में इंक्लूड करने वाला है, ये तो समय बताएगा दोस्तों। चलिए, ये रहा 8वां पे कमीशन का एक निचोड़, जो प्रपोजल्स भेजे गए हैं उसका एक डिटेल्स। अब अगली जानकारी है दोस्तों, और अगली जानकारी है 50% डीए मर्ज हो या ना हो। 8 सीपीसी में 60% डीए मर्ज होना तय है। सीपीसी से पहले मर्ज हो तो मिलेगा फायदा। दोस्तों 50% मर्ज होने का एक आदेश वायरल हुआ जो कि फेक था, न्यूज भी वायरल कर दिया गया, वो भी फेक था। लेकिन 50% बेशक मर्ज हो ना हो, 8वें पे कमीशन में जनवरी 2026 में जो 60% डीए बन चुका है वो तो मर्ज होगा, लेकिन वो फिटमेंट फैक्टर में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर वैसे मैंने तो अपने मेमोरेंडम में भी डाला है कि पहले जो है 60% को मर्ज किया जाए, उसके बाद जो नया बेसिक पे या बेसिक पेंशन बनेगा उसके ऊपर 8वां पे कमीशन दिया जाए। अगर ये किया जाता है तो फायदा थोड़ा और ज्यादा होगा। तो मर्ज तो बेशक होगा, लेकिन पे कमीशन से पहले ही अगर उसका कैलकुलेशन अलग ही मर्ज करके अलग बेसिक निर्धारित किया जाए और उसके ऊपर अगर पे कमीशन का फायदा दिया जाए तो फायदा थोड़ा ज्यादा होगा दोस्तों। तो चलिए, 50% अब मर्ज होगा नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन 60% जो है हमारा बेसिक जो है मर्ज बेसिक में जो डीए है जरूर होगा। चलिए, अब अगली जानकारी, सावधान, पेंशन प्लान के नाम से 11 लाख की चपत, अपनाया गजब तरीका। जी हां दोस्तों, हमेशा सावधान रहना बहुत जरूरी है। जैसे संसाधन, उपकरण या टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, वैसे ही फ्रॉड करने वाले लोग भी बहुत शातिर हो गए हैं। तो ऐसे में आपको बहुत जागरूक रहना है। चलिए, ये आप जानकारी देख पा रहे हैं अमर उजाला की तरफ से 19 जून की ये खबर है। पेंशन प्लान और एक बड़ी गलती, खाते से उड़ गए 11 लाख रुपए, साइबर ठगों ने ऐसे बनाया शिकार। तो देखिए, पीएनबी अधिकारी बनकर साइबर ठग ने पेंशन प्लान के नाम पर एपी के फाइल भेजी, जिस पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद पीड़ित के खाते से फिक्स डिपॉजिट के 11 लाख रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। देखिए कितना बड़ा शातिर दिमाग है, फिक्स डिपॉजिट के 11 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए दूसरे के अकाउंट में। अब देखिए, आपको बचाव रखना है। एपी के फाइल पर क्लिक यानी पासवर्ड बताकर मोबाइल देने जैसा है। आपके मोबाइल में चाहे व्हाट्सएप में आए, चाहे किसी भी तरीके से आए, .apk वाले फाइल अगर आए तो उनको गलती से भी क्लिक ना करें, उनको डाउनलोड ना करें, आपका मोबाइल का पूरा डाटा उड़ जाएगा। यहां बता दिया गया है कि एपीके फाइल पर क्लिक करना यानी कि पासवर्ड और मोबाइल दे देना जैसा ही है। आपने मोबाइल भी हैंडओवर कर दिया, पासवर्ड भी हैंडओवर कर दिया, ऐसी बात है। इसलिए एपीके वाले फाइल ना क्लिक करें। साइबर अपराधी आजकल एपीके फाइल के जरिए ठगी का एक बहुत आम और खतरनाक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर समझ लें कि ये कैसे काम करता है तो इससे बचना काफी आसान हो जाता है। एपीके फाइल वह फाइल होती है जिससे एंड्रॉइड फोन में ऐप इंस्टॉल किया जाता है। ऐसी फाइल सीधे लिंक या मैसेज से भी इंस्टॉल कराई जा सकती है। क्लिक करते ही मोबाइल में हिडन ऐप इंस्टॉल हो जाती है। आपके मोबाइल के संदेश, कॉल करने, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सामने पूरा मोबाइल कंट्रोल करने की साइबर अपराधी को अनुमति मिल जाती है। वह आपके ओटीपी पढ़ लेता है, बैंकिंग ऐप की जानकारी लेकर अपने नाम से ट्रांजैक्शन कर लेता है और आपका पैसा साफ हो जाता है। यानी कि ये जो .apk फाइल होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। कभी कभी आता है, पिछले दिनों मुझे भी ऐसा एक व्हाट्सएप में .apk फाइल आया था जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। उसको मैंने खोला नहीं, टच नहीं किया, जैसे ही दिखा मुझे उसको मैंने ब्लॉक कर दिया और उस नंबर को मैंने रिपोर्ट भी कर दिया। तो ऐसा अगर होता है तो क्या करना है, ऐसे करें बचाओ। अनजान लिंक से ऐप डाउनलोड ना करें, केवल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करें। कोई अगर एपीके फाइल भेजे तो चाहे वह जान पहचान वाला हो
तो भी इंस्टॉल ना करें। कोई साधारण ऐप अगर एसएमएस या बैंक एक्सेस मांगे तो तुरंत मना करें। मोबाइल में इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्स को बंद करें। एंटीवायरस और फोन को अपडेट रखें और भरोसेमंद सिक्योरिटी ऐप इस्तेमाल करें। कोई परेशानी होने पर साइबर क्राइम पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। तो दोस्तों जागरूक रहें, ऐसे फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। खास करके पेंशनर होने के नाते हम टारगेट होते हैं, सॉफ्ट टारगेट होते हैं, खास करके डिफेंस पेंशनर। इसलिए आपको जागरूक रहना जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाला समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।